नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं और इसके लिए अलग अलग विषय हम हर रोज शामिल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे आज के कार्यक्रम में जो विषय रहेगा इसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे फार्मिंग एक्ट 2020 यानी मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक अनुबंध जो है इसके बारे में खासतौर से आपको हम जानकारी देंगे। कृषि कानून जो कि अब बन चुका है और इससे संबंधित अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 1800113060, साथ ही 1800113061। इन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे हम करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो में डॉक्टर सुरेश पाल जी, आप निदेशक हैं NIAP में, बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विवेक अग्रवाल जी, जो कि आपको बता दें संयुक्त सचिव हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले देखिए, जैसे ही हमने आपको बताया कि जो कई तरीके से जो कृषि कानून आए उसको लेकर कई तरह की भ्रामक बातें पहले फैला दी गई, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ डॉक्टर सुरेश आपसे हम जानना चाहेंगे कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से एक आवश्यकता चल रही थी कि इस तरह के जो कृषि कानून हैं वो हमारे देश में रहें और इस तरह के जो कृषि बाजार है उसको और ज़्यादा सुदृढ़ बनाएं। देखिए, ये प्रक्रिया काफ़ी सालों से चल रही थी और इसको हम एक टोटलिटी में पूरी इस प्रोसेस को या जो पूरे रिफॉर्म्स हैं उनको देखना चाहिए। जो सरकार का रुझान रहा है रिफॉर्म्स के लिए, वो जो मार्केट जो है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारी उन्होंने स्कीम चलाई हैं जी। उन्होंने इनाम चलाया प्राइस डिस्कवरी के लिए। उन्होंने सरकार ने ये एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है। और तीसरी बात थी उसमें हम जो है प्राइस डिस्कवरी की बात करें और कैसे बेटर लिंकेजेस मार्केट पे हों, इसमें फोकस हो। तो एक टोटल पैकेज है और ये जो अभी रिफॉर्म्स हुए हैं इस टोटल पैकेज का एक हिस्सा है जी। दूसरी बात ये है कि जो रिफॉर्म हुए हैं ये सडनली नहीं हुए हैं, इसमें काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी। बहुत पहले 2003 में एक मॉडल एक्ट बना था, उसमें बात की गई थी कि हम कैसे जो निजी क्षेत्र है उसको हम कैसे उसकी भागीदारी बाजार में, कृषि बाजार में बढ़ाएं। उस पर चर्चा की गई। उसके बाद में चला, कहीं स्टेट से उसको रेस्पॉन्स आया, कहीं पे उतना जितनी समझ रहे थे, अपेक्षा करते थे, उतना रेस्पॉन्स नहीं मिला है। लेकिन 2017 में फिर बनाया गया APLM एक्ट इसको बोलते हैं, और इसमें बात की गई थी कि राज्य सरकारें जो है इसको अडॉप्ट करें जिससे प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हो। ये इसलिए है क्योंकि जो हमारी कृषि है उसका जो सरप्लस है, जो उसका मार्केट में आता है उत्पाद कृषि का, वो इतना ज़्यादा हो गया है कि कुछ ही संस्थाएं, कुछ ही एजेंसीज या कुछ ही ट्रेडर्स उसको हैंडल नहीं कर सकते। हमको लार्जर स्केल पे उसका एग्रीगेशन करना है और उसमें लार्जर पार्टिसिपेशन होना है जिससे बाजार में कंपटीशन हो। अगर कंपटीशन बाजार में होगा तो प्राइस डिस्कवरी बेटर होगी। तो उसी में देखते हुए ये कोशिश की जा रही है बार बार कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करें, प्राइस डिस्कवरी, प्राइस इंफॉर्मेशन, किसानों को जानकारी मिले, उसको बेटर करें, और उसके साथ में जो निजी क्षेत्र के लोग हैं वो आएँ, इसमें मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें और किसानों को जो है कॉम्पिटिटिव प्राइस दें, रेम्यूनरेटिव प्राइस दें। उसी सिलसिले में ये सारे जो कानून हैं वो लागू किए गए हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है या जो APMC मार्केट से बाहर परचेज, ये अभी भी हो रहा है, लेकिन एक तरह से उसको कानूनी एक तरह से जामा पहनाया गया है। कानून बनाए गए हैं कि इन कानून के अंतर्गत ये ट्रेडिंग होगी, चाहे वो मंडी के अंदर हो चाहे मंडी के बाहर हो, तो उसमें ये बनाया गया है। ये मोस्टली फोकस ये है कि मंडी के बाहर अगर होती है तो उसमें क्या क्या अरेंजमेंट होना चाहिए। यानी हम मान सकते हैं ना ही कुछ बंद हो रहा है ना ही कुछ खत्म हो रहा है, बल्कि बदलाव जो है वो हमें देखने को मिलेगा। बेहतरी के लिए जो व्यवस्था है उसमें यहाँ पर परिवर्तन लाया जा रहा है जिससे और ज़्यादा फायदा आने वाले समय में किसानों को मिल सके। आगे भी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। कृषि में सुधार करने के लिए सरकार ने कृषि उपज की बिक्री की व्यवस्था में कई अहम बदलाव किए हैं और सरकार का यह उद्देश्य है कि एक राष्ट्र एक बाजार जैसी स्थिति बने।
इस दिशा में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सरकार ने कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 को शामिल किया है। इसका मकसद कृषि बाजार को उदार बनाना है। इस अधिनियम के लागू होने से अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यवसाय कंपनियां, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकेंगे। करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी साधनों या इनपुट्स उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की ही होगी। अधिनियम के लागू हो जाने से अब फसल की पैदावार के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। वहीं किसानों को उपज की बिक्री पर होने वाला खर्च भी नहीं देना पड़ेगा, यानी किसानों के मुनाफे में पहले के मुकाबले खासी बढ़त होगी। फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। यह अधिनियम अनुबंधित किसानों को नियमित और समय पर भुगतान की सुविधा भी देता है। कृषि में हुए इन सुधारों से किसानों को काफी फायदा होगा। तो जाना आपने किस तरीके से आने वाले समय में एक बड़ा लाभ जो है वो हमारे अन्नदाता जो हैं उनको मिल सकता है। और खासतौर से डॉक्टर सुरेश पाल, अगर देखा जाए, जैसा आपने भी लगातार कहा कि एक जो व्यवस्था है उसमें हम बदलाव ला रहे हैं और बेहतरी की तरफ कोशिश की जा रही है कि किसानों को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन जब हम बाज़ार की बात करते हैं, जो हमारे देश में कृषि बाज़ार की अभी तक व्यवस्था थी, उसमें बदलाव आते ही और कितनी संभावनाएं वहाँ पर हमें नज़र आएंगी, या किसानों के लिए और किस तरह के विकल्प होंगे जिससे उनकी लागत जो है वो हम कम कर पाएंगे? देखिए, जो बाजार व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं उसमें ये है कि ये कानून तो आ गए हैं जी, लेकिन बाजार में क्या बदलाव होंगे तो इसको मेरे विचार से कहना बड़ा मैं समझो एक तरह से जल्दी होगी, क्योंकि कौन सी बाजार व्यवस्था किस फसल के लिए, किस उत्पाद के लिए उभरेगी, वो उस पर डिपेंड करता है कि कैसा उसका नेचर है, कौन उसके बायर्स हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके लिए मंडी की व्यवस्था बेटर है तो उनके लिए मंडी चलेगी, लेकिन कुछ ऐसे उत्पाद हैं जिनमें गुणवत्ता बहुत ज़रूरी होती है। उसमें जैसे हम बात करते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में उनको क्वालिटी पे बड़ा फोकस होता है। अगर उनको सपोज टमाटर लेना है तो एक पर्टिकुलर प्रोसेसिंग के लिए एक पर्टिकुलर क्वालिटी का चाहिए। अगर उनको आलू लेना है तो वो भी उनको एक प्रोसेसिंग के लिए पर्टिकुलर क्वालिटी का चाहिए जी। तो वहाँ पे क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो जिस प्रोडक्ट में क्वालिटी उतना ज़रूरी नहीं है, मंडी व्यवस्था बहुत बढ़िया है, वो चलती रहेगी, आगे भी चलेगी। लेकिन जहाँ पे इस तरह की व्यवस्था होनी जरूरी है कि वहाँ पे जो प्रोड्यूस है उसकी क्वालिटी पे कंट्रोल रहे, प्रोड्यूसर का भी रहे, इंडस्ट्री का भी रहे, जैसी उनको चाहिए गुणवत्ता वैसा ही उनको मिले। तो इसके लिए जो ये आप कानून का जो आप दिखा रहे थे, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला, ये अरेंजमेंट देश में चल रहा है। आलू में ये काफ़ी चल रहा है, टमाटर में भी कहीं है और बाकी सब्जियों में है, बासमती राइस में भी है। इसमें व्यवस्था ये है कि वो किसानों को बताते हैं कि हमको इस वैरायटी का, इस गुणवत्ता का इतना उत्पाद इस समय हमको चाहिए। तो उसी हिसाब से वो किसानों का हैंड होल्डिंग करते हैं, उनको बताते हैं, टेक्नोलॉजी भी देते हैं। कहीं कहीं उसमें क्या होता है, ज़रूरत पड़ती है तो इनपुट को भी फाइनेंसिंग देते हैं, बाद में उसको लेते हैं। तो ये एक तरह से व्यवस्था चल रही थी, लेकिन अब ये कानून बन गया, उस कानून के तहत ये व्यवस्था आगे चलेगी। और ये जरूरी नहीं है कि हर एक फसल में, हर एक कमोडिटी में हर जगह यही चलेगा। ये बहुत ही उसमें सीमित उसमें होता है जहाँ पे गुणवत्ता उत्पाद की बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उनमें ये आगे चलेगा। बिल्कुल, यानी हर तरीके से हम मान सकते हैं, हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। एक सबसे बड़ी बात जो कानून में है उसकी हम कम चर्चा करते हैं। पहले जो ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी तो उसमें एक तरह से उतना
एक बैलेंस नहीं था। एक तरफ तो छोटे किसान थे, एक तरफ जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो थे, तो उनमें कोई अगर प्रॉब्लम होती थी तो उसको एड्रेस करने का कोई मैकेनिज्म नहीं था। लेकिन अभी इस कानून में एक मैकेनिज्म बनाया है कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है, प्राइस से रिलेटेड है या आपका जो माल है उसको नहीं खरीदा गया, तो आप उसमें कंप्लेन कर सकते हैं। एक मैकेनिज्म दिया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिससे जाके किसान वहां पे आराम से उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं ये अपने आप में बड़ी चीज है, लेकिन इस तरह के अरेंजमेंट, इस तरह के करार वहीं चलते हैं जहां किसानों को भी फायदा हो और इंडस्ट्री को फायदा हो। अगर इंडस्ट्री को फायदा होगा तो किसान उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो अगर तरफ किसानों को कोई फायदा नुकसान है, वो इनकम नहीं हो रही है तो फिर भी नहीं आएंगे, और इंडस्ट्री को लगता है कि उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो फिर वो दोबारा उसको जो है बिल्कुल। और इसी को लेकर कई तरह की अटकलें जो हैं डॉक्टर सुरेश, वो सबके सामने आई, जो किसान हैं उनके सामने भी पहुंची। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं फार्मिंग एक्ट की, ये है क्या, इस बारे में आइए विवेक जी से हम जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, जानना चाहेंगे आपसे, जब हम फार्मिंग एक्ट की बात कर रहे हैं, आखिर क्या लाभ इसके हैं और क्या किस तरह का फायदा मिलेगा, लेकिन ये है क्या, इस बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे। विवेक जी। फार्मिंग एग्रीमेंट्स का एक्ट इस तरह से बनाया गया है कि किसान बराबरी पे आके, जो बड़े प्रोसेसर्स हैं, बड़े बायर्स हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनके साथ इस तरह से एग्रीमेंट करें कि उनको पूरी तरह से सुरक्षा हो और उनका सशक्तिकरण हो। ऐसा नहीं हो कि किसान कमज़ोर रह जाए और किसी बड़े व्यक्ति से एग्रीमेंट करने से उसको नुकसान हो। इसीलिए कानून की आवश्यकता थी और उसकी आवश्यकता इस कानून से पूरी की गई है। अगर इस कानून का नाम आप देखेंगे तो ये नाम भी इस तरह से है कि फार्मर्स प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट एक्ट। जी बिल्कुल। इसमें फार्मिंग एग्रीमेंट्स और फार्म सर्विसेज के लिए जो एग्रीमेंट्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। जब हम एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन की बात करते हैं, इसका मतलब एक्ट इस तरह से उसकी धारणा है, उसकी अवधारणा है कि किसानों का सशक्तिकरण हो, किसानों को सुरक्षा मिले और किसान निडर होके एग्रीमेंट्स कर सकें। और इन एग्रीमेंट्स के माध्यम से आप देखते हैं कि बहुत बार जब किसान फसल को उगाते हैं, फसल तो बहुत बम्पर हो जाती है पर उसकी कीमतें गिर जाती हैं। तो किसान को जो पैसा मिलना चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, वो किसान को नहीं हो पाता। किसी वर्ष हो जाता है, किसी वर्ष नहीं हो पाता। इस तरह की जो विडंबनाएं हैं उनको दूर करने के लिए ये एक्ट के प्रावधान किए गए हैं। आज कार्यक्रम में लगातार देखिए हम यहाँ आपको बता रहे हैं, हाल ही में जो कृषि कानून यहाँ पर बने हैं उसको लेकर। यहाँ डॉक्टर सुरेश, आपसे हम एक और सवाल करना चाहेंगे। जैसा कि विवेक जी ने भी हमें बताया कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर स्तर पर जब हम सुरक्षा की बात करते हैं और सशक्तिकरण की बात करते हैं, क्योंकि इस कानून में भी यही कहा गया है कि जो एक किसान है वो यहाँ पर स्वतंत्र होगा अनुबंध से बाहर निकलने के लिए, और वो भी निःशुल्क। किस तरह की उस पर हम कह सकते हैं पाबंदी नहीं होगी, कोई अतिरिक्त देय उस पर नहीं रखा जाएगा, कोई फीस नहीं ली जाएगी उससे। हाँ, उसमें क्या होता है, कभी कभी ये ऐसे जब एग्रीमेंट होते हैं, कहीं कहीं उसमें कुछ चीज़ें रह जाती हैं। किसान को अगर बहुत ज़्यादा प्राइस मिलता है, इसमें जनरली जो मेजर फोकस का पॉइंट होता है, इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड करेगी और प्राइसेस जो हैं किस तरह से उसको लिंक होंगे। कभी कभी ये होता है कि प्राइसेस मार्केट में अगर ज़्यादा हैं, या तो इंडस्ट्री उसमें ये करेगी कि वो मार्केट प्राइस से उसको लिंक कर देंगे। अगर मार्केट प्राइस से उसको लिंक नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें जनरली छूट दे देते हैं कि ठीक है, आप अब मुझे नहीं देना चाहते हैं, बाजार में भाव ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा है, जाके उसको बेच सकते हैं। उसके बावजूद भी कुछ किसान हो सकता है जिनको इंडस्ट्री से सूट करता हो, उनको जाके दें तो उनको अपना माल बेचे, वो भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये होता है कि एक तरह से रिलेशन बन जाता है इंडस्ट्री और किसान के बीच में, तो वो रिलेशन में अगर दोनों को फायदा होता है तो उसमें जनरली उसमें करार जो होता है उसको कोई तोड़ता नहीं है। इसमें ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ही नहीं करती, इसमें एक्सपोर्टर भी करते हैं। बासमती राइस एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, जो पंजाब में भी होता है, हरियाणा में भी होता है, यूपी में भी होता है। तो उसमें जो एक्सपोर्टर हैं उनका भी अपना कुछ रिक्वायरमेंट होता है, उसकी क्वालिटी कैसे करें, उसमें पेस्टिसाइड रेजिड्यू, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सीधा किसानों से बात करके उनको अच्छी क्वालिटी का मिलता है, तो उससे क्या होता है कि वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट करते हैं, बेटर प्राइस उनको किसानों को मिलता है। तो ज़्यादातर जो प्राइस होता है जो किसानों को मिलता है वो मार्केट प्राइस से थोड़ा बेहतर ही होता है, थोड़ा ज़्यादा ही होता है, और उसके साथ में उसको टेक्नोलॉजी भी मिलती है। कंपनी की अगर हो सकता है वो वैरायटी भी देते हैं, वो टेक्निकल
टेक्निकल नो हाउ भी देते हैं, और जैसे मैंने पहले कहा कि हो सकता है वो फाइनेंस भी कर दे छोटा मोटा कोई और जो है साधन इनपुट खरीदने के जो लिए। किसान है उनके जहन में यही आता है कि शायद जो कॉर्पोरेट हैं कहीं उनको ही ज्यादा लाभ ना हो, उनको ही मुनाफा ना हो और किसान को नुकसान ना झेलना पड़ जाए। इसमें तो बैलेंस की बात होती है, दोनों को इंसेंटिव होगा तभी ये चलेगा। अगर एक को ज्यादा इंसेंटिव है तो नेचुरल वो नहीं चलेगा। तो ये तो एक बैलेंस होता है इकोनॉमी में, सिस्टम में, मार्केट में। और मैं ये समझता हूँ कि इंडस्ट्री भी आप ऐसा सोच सकते हैं ना कि इंडस्ट्री किसी को एक्सप्लॉइट करके आगे नहीं बढ़ सकती। होता है कुछ बार्गेनिंग में कहीं किसी तरह से हो जाए, बट इस कानून में इतना प्रावधान है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको एड्रेस किया जा सकता है। जब वो एग्रीमेंट करते हैं वहां पे एड्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा जो अगर कोई बाद में प्रॉब्लम आती है, ऐसी को वैसे आनी तो नहीं चाहिए, अगर आती है तो किसान सीधे जो मैकेनिज्म दिया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहां पहुंच के उसका अपना जो समस्या का निवारण है उसको कर सकते हैं। पूरी तरीके से संतुलन जो है इस कानून के तहत बैठाया गया और इसके साथ साथ देखिए किसानों के हित में ही इस तरह के जो कानून अब क्योंकि अब हमारे पास है तो किसानों के हित में ही हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए कोई पाबंदी नहीं रखी जाएगी। अगर आप अनुबंध में भी आते हैं, आप करार करते हैं, और आपको इस बात का पूरी तरीके से ख्याल रखना होगा कि जो करार होता है फसलों का किया जा रहा है, ना कि ज़मीनों का। तो ज़रूरी है इस कानून से संबंधित जितनी तमाम बातें हैं वो आप बेहतर ढंग से जानें। आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार हम बात कर रहे हैं आज जो हाल ही में हमारे कृषि कानून हमारे पास आए हैं और एक तरीके से अधिकार हम कह सकते हैं जो किसान हैं उनके लिए, और कई इन कानून को लेकर हम कह सकते हैं जो जानकारी है वो कुछ सही जानकारी किसानों तक पहुंची तो कहीं कहीं पर गलत जानकारी जो है वो भी अलग अलग माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की गई। भ्रम में भी हमारे जो किसान हैं उनको डाला गया, लेकिन इससे क्या फ़ायदे हैं इस पर लगातार हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। और आइए एक बार फिर हम रुक कर लेते हैं विवेक जी का। विवेक जी, जानना चाहेंगे आपसे, जो अगर हम फार्मिंग एग्रीमेंट एक्ट की बात करते हैं, जैसा आपने बताया कि आखिर ये है क्या, लेकिन इसके फ़ायदों की अगर बात की जाए कैसे और ज़्यादा फ़ायदे इससे मिलेंगे, और जो एक हमारा उद्देश्य है किसानों की आय को बढ़ाने का, कैसे उससे इसमें हमें मदद मिल पाएगी? अब इस एक्ट के अंतर्गत किसान अपनी फसल को बुआई करने से पहले ही जी एक एग्रीमेंट के माध्यम से उसको एक निर्धारित कीमत पर बेचने का एग्रीमेंट कर सकता है, जिससे उसको प्राइस की एश्योरेंस मिलेगी, उसका रिस्क खत्म होगा, उसको जोखिम से मुक्ति मिलेगी और इस प्रकार की नई फसलें वो उगा सकेगा जिसका उसको पहले जानकारी नहीं थी। क्योंकि जो खरीदार है उसके पास बाजार उपलब्ध है और वो बाजार की मांग के अनुसार किसान को ये बता सकता है कि उसको किस प्रकार की फसल चाहिए, उसका क्या क्वालिटी होना चाहिए, उस फसल को उगाने के लिए कोई अगर नया तरह का बीज है, किसी प्रकार के इनपुट्स हैं, कोई नई तकनीक है, वो खरीदार किसान को उपलब्ध करा सकता है। और इन फार्म सर्विसेज को लेके किसान एक अच्छी उपज
उगा सकते हैं, उसकी अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते हैं, यानी ये बड़ा फायदा हम मान सकते हैं, कीमत के उतार चढ़ाव से बच सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा जो उतार चढ़ाव की स्थिति है उससे हमारे जो किसान है बच सकता है। और खासतौर से डॉक्टर सुरेश अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं एक सुनिश्चित यहाँ पर किया गया है कि जो किसान है उसको ज़्यादा फायदा मिल सके। और जैसा कि विवेक जी लगातार बता रहे हैं कि ना सिर्फ उतार चढ़ाव की जो स्थिति रहती है, या हम अगर देखें जो दूसरी संभावनाएं हैं, अभी किसान जो है सिर्फ पारंपरिक जो फसलें हैं उनको ले रहा है, लेकिन जब हम कह सकते हैं दूसरे विकल्प उसके पास होंगे, ज़्यादा मुनाफा उनके ज़रिए मिलेगा, तो किसान भी इस तरफ आगे बढ़ सकेगा विविधीकरण पर। बिल्कुल, क्यों नहीं। जब किसान तो इतना जागरूक है आज का जी कि उसको समझते हैं कि कैसे नई नई तकनीक का इस्तेमाल करके कैसे नई चीज़ें, नई फसलें उगा के जिसकी बाज़ार में मांग है वो आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। जी, तो जैसे ही उनको एक्सेस बढ़ेगा मार्केट का, और वो एक्सेस तभी बढ़ेगा जो हमारे जो ट्रेडर्स हैं, जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, जो इंडस्ट्री हैं, उसको लिंक करेंगे मार्केट से। उसका सीधा फायदा ये होगा कि जब वो लार्जर मार्केट या वर्ल्ड मार्केट तक भी उसका एक्सेस होगा, तो मार्केट का एक्सेस किसान का बढ़ रहा है तो उसका सीधा फायदा ये होता है कि उसको अधिक दाम मिलना जरूरी है। जी बिल्कुल। अगर और कोई ऐसी चीज़ जो स्पेशलाइज प्रोडक्ट है, जो चाहे कहीं विदेश में जाती है या जिसकी बाजार में ज़्यादा दाम है लेकिन किसान उसको नहीं उगाता है, अभी तो क्या है, धान है, गेहूं है, गन्ना है, जी बिल्कुल, मूंगफली है, पारंपरिक फसलें उनको ही उगाता है, लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको किसान उगा सकता है। जी, उनको जब वो उगाएगा, उसमें जो नई तकनीकी अपनाएगा तो उसका फायदा भी किसान को मिलेगा, उसको अधिक प्राइस मिलेगा, उसकी आमदनी भी अधिक होगी। लेकिन इसके साथ में ये भी फायदा होता है जब किसान को नई जानकारी मिलती है, नई तकनीकी मिलती है, नई बाजार का पता चलता है, तो बाकी फसलें जो उगाता है उसके ऊपर भी उसका असर पड़ता है और एक तरह से पूरा जो उसका सिस्टम है उस पर पॉजिटिव इफेक्ट उसका होता है। नेचुरली उसकी इनकम पे फर्क होगा, उसका ही नहीं, उसके आसपास के जितने किसान हैं वो भी देखते हैं। वो भी एक किसान से कंपनी का जनरली एग्रीमेंट नहीं होता, ये नंबर ऑफ फार्मर्स वो उसको ज्वाइन करते हैं, तो एक तरह से पूरा एरिया पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए जो हम बात करते हैं जोन्स की या क्लस्टर की, वैसा भी डेवलप होगा। तो इसके परिणाम तो मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, मार्केट उसको एक तरह से बढ़ेगा, किसानों को लाभ होगा, तो पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा और उसके साथ में जो सारे क्वेश्चंस हैं, जो बाकी सारी चीज़ें हैं, जो इसके एक तरह से मैकेनिज्म हैं, वो सारे इस्टेब्लिश हो जाएंगे। जब हो सकता है उसमें कुछ टाइम लगे, 1 साल लग सकता है, अभी तो हम ये मुश्किल है कहना कि अभी 1 साल के अंदर या 6 महीने में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। बाजार व्यवस्था अपने हिसाब से चलती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो जब लेकिन धीरे धीरे वो जैसे बढ़ेंगी, मार्केट बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, उसका दूसरा प्रोसेसिंग इसमें आएगा। प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो सेल्फ लाइफ है प्रोडक्ट की, वो बढ़ जाती है। तो जब वो बढ़ती है तो एक तरह से समझो कि हमारा डिमांड क्रिएशन हो जाता है। मान लिया सीजनल है तो हम उसको 2 महीने खाएंगे, 3 महीने खाएंगे, लेकिन अगर वो प्रोसेसिंग में कन्वर्ट हो गया तो पूरे साल भर हम उसको खाएंगे। तो एक तरह से डिमांड क्रिएशन भी होता है। जब डिमांड क्रिएशन हो गया तो उसका इम्पैक्ट जो है प्राइस के ऊपर होगा, और वो प्राइस जो है नेचुरली फार्मर को भी पास ऑन करेगी इंडस्ट्री। तो एक तरह से पॉजिटिव होना चाहिए, किसान तक पहुंच पाएगा। लेकिन देखें कितने एरिया में ये होगा, किन कम्युनिटीज में होगा। ज्यादातर जो विकसित देश हैं उनमें ऐसा होता है, तो हमारे देश में भी अभी भी हो रहा है, और आगे आने वाले समय में एक लार्जर मैं समझता हूँ स्केल पे इस तरह का खेती और या करार के ऊपर होगी। और इसमें ऐसा मुझे लगता नहीं कि किसी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ये हर सीजन में होगा। अगर किसान को लगता नहीं है तो अगले सीजन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ये तो रिपीटेड एग्रीमेंट होते हैं, तो इसमें किसान सीखता है, जैसे ही पार्टिसिपेट करेगा और ज़्यादा बेहतर उसको जानकारी होगी और अपना एग्रीमेंट और बेहतर तरीके से वो नेगोशिएट करेगा इंडस्ट्री के साथ में। कलेक्टिवली भी किसान आ सकते हैं, वो नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक तरह से डिसएडवांटेज फार्मर्स को होगा, ये दोनों को जब फायदा होगा तभी इस तरह के अरेंजमेंट आगे चलते हैं। जी बिल्कुल। और आइए यहाँ एक बार फिर रुख कर लेते हैं, विवेक जी का भी लगातार साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ डॉक्टर सुरेश आपसे मैं जानना चाहेंगे, क्योंकि जब एक देश एक बाज़ार की हम बात करते हैं, जब इस तरह की परिकल्पना की जब हम बात करते हैं, ये कितनी हमारे इस कृषि कानून के तहत कितना कारगर रहेगा एक देश एक बाज़ार को सिद्ध करने के लिए?
नहीं, ये तो खैर मैं जैसे पहले भी कहा था, बड़ी अच्छी बात है। सरकार का जो रुझान है और जो एक तरह से प्रायोरिटी जिसको बोलते हैं हम, वो इसी के ऊपर है कि जो हमारा एग्रीकल्चर मार्केट है उसको कैसे हम बेहतर करें। उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे, इंटर स्टेट मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शन थे, ट्रेडिंग पर रेस्ट्रिक्शन थे। तो अब ये एक पूरे देश में एक कृषि बाजार हो, तो ऐसी व्यवस्था की तरफ सरकार का पूरा ध्यान है। मैंने कहा इनाम भी उसमें किया है, और बाकी जितने रेस्ट्रिक्शन से वो सारे जो है खत्म धीरे धीरे में 4 से कम हो गए। जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है हमारा इलेक्ट्रॉनिक हम काम कर रहे हैं। तो इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें सभी को बाजार के बारे में जानकारी होगी। कृषि बाजार की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि किसी को तो उसके बारे में पूरी जानकारी थी, उसमें मोस्टली ट्रेडर्स आते थे, और किसानों को उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं होती थी। अगर वो मंडी में माल ले जाते थे तो मंडी में ही देखते थे वो किस तरह का भाव किस फसल का चल रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन जो ये एक बाजार की हम बात कर रहे हैं पूरे देश में, तो इसका फायदा ये होगा, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो इनाम है ये भी है, तो किसानों को मंडी के बारे में, सभी बाजार के बारे में जानकारी होगी। तो जब उनको जानकारी होगी कैसा प्राइस है, और साथ में तो ये भी कोशिश की जा रही है कि थोड़ा अनुमान भी हम बता सकें कि कैसा इस तरह का इस बार का सीजन रहने वाला है, कैसे प्राइस होंगे। तो ये सारी जानकारी जब किसानों के पास में जाएगी तो उसके पास में बेहतर जानकारी होगी, और जो इंफॉर्मेशन का इम्बैलेंस होता था ट्रेडर्स और फार्मर्स के बीच में, वो धीरे धीरे जो है कम हो जाएगा। और जब वो कम हो जाएगा तो उसकी बार्गेनिंग पावर मार्केट में बढ़ेगी। बिल्कुल डॉक्टर सुरेश, कुछ इस तरह का संतुलन हम मान सकते हैं जो कृषि कानून की जानकारी, जैसा आपने कहा कि ना सिर्फ मार्केट की जानकारी बल्कि ये जरूरी कि जो कृषि कानून आया है उसकी भी जानकारी किसानों को बेहतर ढंग से हो। इस बारे में विवेक जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने कहा कि जो किसानों के साथ हम देखते थे उतार चढ़ाव की स्थिति थी, क्या उससे बचने के लिए किस तरह का हम मान सकते हैं प्रावधान रहेगा, कैसे उनको सुरक्षित किया जाएगा, और उसके साथ साथ जमीन के एग्रीमेंट को लेकर भी कोई प्रावधान है इन हमारे जो, अगर हम मान रहे हैं एग्रीमेंट में, इसमें एक अन्य प्रावधान भी है कि अगर किसान को लगता है कि कीमत बढ़ सकती है आगे आने वाले समय में, तो एक निर्धारित मूल्य गारंटी मूल्य के रूप में फिक्स करके, और जो कीमत बढ़ने की संभावना है उस बढ़ी हुई कीमत का हिस्सा भी किसान इस एग्रीमेंट के अंतर्गत ले सकता है, और वो बढ़ी हुई कीमत के वेरिएबल कंपोनेंट के लिए एग्रीमेंट में प्रावधान हो सकता है। इसमें यह भी प्रावधान किए गए हैं कि ये एग्रीमेंट सिर्फ फसल या उपज के लिए हो सकता है। इसमें कोई एग्रीमेंट किसान की भूमि के लिए नहीं हो सकता। तो ना किसान की भूमि की खरीदी का, मॉर्गेज का, लीज का, इस प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। तो किसान की भूमि को सुरक्षित रखा गया है। अगर कोई एग्रीमेंट करने वाली पार्टी या कोई होलसेलर या प्रोसेसर कोई शेड बना लेता है या कोई निर्माण कर लेता है, तो एग्रीमेंट का पीरियड खत्म होने के बाद उस निर्माण की मलकियत भी किसान की हो जाएगी। इसका प्रावधान भी किया गया है। बिल्कुल, ये देखिए किस तरीके से अहम प्रावधान इसमें किए गए हैं। खासतौर से डॉक्टर सुरेश, जैसा आप कह रहे थे कि अब बेहतर भाव जो है वो मिल सकता है, और पूरी तरीके से इस कानून के तहत यही सुनिश्चित किया गया है कि अगर एक कृषक, एक किसान अनुबंध भी करता है और उसको लगता है कि अब बाजार में ज़्यादा दाम चल रहा है, तो हम मान सकते हैं कानून की मदद से उसको वो बेहतर भाव भी मिल पाएगा आने वाले समय में। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था ये व्यवस्था पहले भी थी इस कानून के आने से, और वो व्यवस्था इसी बात के ऊपर निर्भर थी कि दोनों को कैसे फ़ायदा होता है। उसमें सपोज़ कोई इंडस्ट्री है या कोई एक्सपोर्टर है, तो उसको माल खरीदना है और उसको लगता है बाजार में भाव ज़्यादा है तो किसान उधर देगा, लेकिन उसको तो अपना उसका प्लांट लगा हुआ है, प्रोसेसिंग प्लांट, उसको प्रोक्योर करना है। तो खुद ही किसान से वो सेटलमेंट करता है कि भाई ठीक है, ये बाजार में भाव ज़्यादा है तो मैं आपको बाजार भाव के आसपास बल्कि उससे ज़्यादा ही दूंगा। जनरली जो पहले एग्रीमेंट हुए हैं, जनरली जो लोगों ने स्टडी किया है, उसमें जो एग्रीमेंट किसान के साथ में इंडस्ट्री या जो बायर करता है, वो यही एग्रीमेंट होता है कि जो ये प्राइस है हमारा वो बाजार से लिंक्ड होगा या उससे ज्यादा, जनरली उससे ज्यादा ही देते हैं। अगर उसमें कोई चीज ऐसी है कि उसकी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा है तो उतना ही ज्यादा वो प्राइस किसान को देता है। तो ये तो कानून के बिना भी वो सेटलमेंट कर लेते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को भी बिजनेस करना है और किसान को सप्लाई करना है, क्योंकि उसको फायदा हो रहा है। लेकिन ये एक तरह से उसको कानून एक मिला है इस तरह की व्यवस्था को
कि इसमें जो प्राइस एग्रीमेंट है उसको री नेगोशिएट कर सकते हैं, जो हम उसको बोलते हैं। ये जनरली हमारे कॉन्ट्रैक्टिंग जो ट्रेडिंग होता है उसमें री नेगोशिएशन का क्लोज भी रख सकते हैं कि भाई अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम री नेगोशिएट करेंगे, चाहे वो प्राइस हो चाहे क्वांटिटी हो, वो भी कर सकते हैं। दूसरा उसको लिंक कर सकते हैं कि हम उस प्राइस से करेंगे जो मार्केट प्राइस है, या फिर जो है हम लिंक कर सकते हैं, हो सकता है इंटरनेशनल प्राइस भी हो अगर वो इंटरनेशनल एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है। तो इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो किसान भी फॉलो करता है, इंडस्ट्री फॉलो करती है, और हर सीजन में वो करते हैं। तो हर सीजन में करते हैं तो बार बार अपने एक्सपीरियंस से वो सीखते हैं और उसी तरह का एग्रीमेंट वो करते हैं, और उसी हिसाब से हम बदलाव मान सकते हैं। देखिए, क्योंकि लगातार आवश्यकता चल रही थी और इस तरह की ज़रूरतें जो हैं वो महसूस की जा रही थी, और उसी वजह से हम मान सकते हैं तमाम बदलावों को शामिल किया गया इसमें। और जैसा कि जो हमारे विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी जिस तरह की परिस्थितियाँ रहती हैं उसके अनुसार कोशिश की जाएगी कि और ज़्यादा हम मान सकते हैं जो किसान हैं उनको ज़्यादा फ़ायदे दिया जा सके और किसान हित में लगातार फैसले लिए जा सकें। फिलहाल हेलो किसान में हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं, देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाए और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से किसानों के लिए मूल्य आश्वासन और इसके साथ ही कृषक सुविधाओं पर समझौता की अगर बात की जाए, हाल ही में हमने देखा जो कृषि कानून हमारे बने हैं उसके ज़रिए कितना लाभ अब हमारे जो हम कृषि के हम कह सकते हैं ना सिर्फ कृषि क्षेत्र में बल्कि जो किसान हैं उनको आने वाले समय में मिलने वाला है। लगातार हमारे जो विशेषज्ञ हमारे साथ बने हुए हैं इस बारे में पूरी जानकारी हमें दे रहे हैं। और खासतौर से डॉक्टर सुरेश, देखा जाए तो ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हमने अभी तक बात की कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो है इस तरफ अपनी रुचि दिखा सकता है, क्योंकि निवेश की हम बात कर रहे हैं, या फिर एक किसान जो है वो एग्रीगेटर से प्रोसेसर से कैसे वो धीरे धीरे जुड़ सकता है और अपने बाजार को थोड़ा सा बड़ा कर सकता है। और अब से पहले हम देखते थे कि जो एक किसान है एक राज्य तक सीमित रह जाता था, लेकिन अब दूसरे राज्यों में भी जाकर उसको बेहतर भाव अगर मिलता है, ना सिर्फ हम कह सकते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है हमारे किसान कर सकते हैं, बल्कि एक राज्य से दूसरे राज्य में भी अगर आप जाना चाहें तो अब पूरी तरीके से स्वतंत्र है किसान। पहले भी जाते थे लेकिन कई तरह के कर उन पर थोप दिए जाते थे। हाँ, ये बात तो सही है कि पहले किसान जाते थे। मैं उदाहरण दूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो मंडी व्यवस्था है वो पंजाब हरियाणा में काफ़ी अच्छी एक तरह से डेवलप है, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है।
और उसके आसपास के किसान इवन जो उत्तर प्रदेश से वो आके हरियाणा में अपना माल बेचते थे, जो यमुना के आसपास वाले फार्मर हैं जी। लेकिन वो एक तरह से पूरी तरह ओपन नहीं था, उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे जी। अब ये एकदम से पूरा खोल दिया गया है कि कोई कहीं भी जाके उसमें माल खरीद सकता है, और किसान कहीं भी किसी भी जगह किसी भी एजेंसी को, किसी भी व्यक्ति को ये अपना माल बेच सकते हैं। तो इसका फ़ायदा निश्चित रूप से किसानों को होगा। लेकिन जैसे आपने कर की बात कही, वो एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जनरली उस पर कोई बात नहीं करता जी। उसमें दोनों ही आर्ग्यूमेंट है। एक आर्ग्यूमेंट मैं एकेडमिक पर्सपेक्टिव से रखना चाह रहा हूँ इस बात को। पहला उसमें आर्ग्यूमेंट है कि एक स्टेज में जो टोटल वहाँ पे जो बायर्स को पे करना पड़ता था मंडी में, वो बहुत ज़्यादा था, 12% 14% तक गया। बाद में तो जीएसटी जब से आया थोड़ा कम हो गया, वो देना पड़ता है। तो एक तरह से वो कॉस्ट में ऐड करता है, पर्टिकुलरली जो एक्सपोर्टर के लिए है उसके और जो बाकी प्रोसेसिंग के लिए एक तरह से उनके लिए कॉस्ट होती थी। यानी जब ये भाव को कॉस्ट सहारा होती देता थी, है वो, तो ये थोड़ा सा उसको बढ़ा देता था और वो प्राइस पे भी उसका इफेक्ट होता था। एक तो ये एस्पेक्ट है जिसको अब जहाँ तक कहा जा रहा है कि जो मंडी से बाहर खरीदेगा उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, खुले होंगे, तो उसमें अच्छी बात है कि उसमें कॉस्ट जो इंडस्ट्री की है वो कम हो जाएगी। लेकिन इसी का दूसरा पहलू ये है कि जो मंडी बोर्ड होता था उसमें थोड़ी सी उसको जो वो अपने पास में रिसोर्सेज जनरेट करता था उसको डेवलपमेंट में भी लगाता था। और यही वजह है कि जहाँ पे मंडी सुचारू रूप से चल रही थी वहाँ पे जो मंडी की इंफ्रास्ट्रक्चर है या उसके आसपास की इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंक्लूडिंग जो छोटी मोटी सड़कें हैं, वो भी मंडी बोर्ड के हिसाब से बनती थी जी। लेकिन अब वो रोल जो है सरकार ने काफ़ी बड़े पैमाने पे अपना ले लिया है। तो ये सही है कि एक तरह से जो ये फी होती है मंडी में, तो इसको राशनलाइज कर सकते हैं। और ये सभी ने कहा, ये CSCP भी बोलता है, बाकी जितने एकेडमिक्स के लोग हैं वो भी बोलते हैं कि इसको राशनलाइज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल मेचार से एक तरह से बैलेंस उसको करें कि मंडी में जो है इतना कॉस्ट आता है तो मंडी के बाहर उतना उसमें अलग दूसरा कॉस्ट कमी आ आता सकती है, यानी उसमें। हाँ, उसमें थोड़ा सा उसको देखने की जरूरत है, कानून में जरूर उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं। और मैं समझता हूँ कि जब ये अभी तो कानून बने हैं, पार्लियामेंट एक्ट हुए हैं जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद में रूल्स होंगे, फर्दर डिटेल्स इनके वर्कआउट होंगे। अगर कोई छोटी मोटी चीजें ऐसी हैं तो उस पर जरूर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन ये सही बात है कि जो हमारी कॉस्ट है इंटरमीडिएशन की, उसको हम रिड्यूस करें। इससे क्या है कि बेटर प्राइस डिस्कवरी होगी, क्योंकि ज़्यादा इंटरमीडिएट्स हैं उसमें, बीच बीच के एजेंसी बिचौलिए बहुत ज़्यादा हैं। तो उनको तो एक तो उनका मुनाफा भी होता है, उनकी कॉस्ट भी होती है, मल्टीपल प्रोडक्ट हैंडलिंग होता है, उसमें वेस्टेज भी होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो इसको जैसे ही हम अपना कॉम्पैक्ट सप्लाई चेन जिसको हम बोलते हैं वो करेंगे तो उसका निश्चित रूप से कॉस्ट भी कम होगी और इसका फ़ायदा जो खरीद रहा है उसको भी होगा और जो हमारे किसान हैं उसका कुछ फ़ायदा उनको भी जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से दोनों तरफ जो फ़ायदा है वो कोशिश की गई है कि फ़ायदा मिल सके दोनों तरफ ही। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जो कृषि कानून है उसमें क्या और प्रावधान रखे गए हैं, इस बारे में विवेक जी से और जानकारी ले लेते हैं। विवेक जी, जानना चाहेंगे आपसे, अगर हम एग्रीकल्चर एग्रीमेंट एक्ट की हम यहाँ लगातार बात कर रहे हैं आज, इसमें लीगल प्रावधान की अगर बात की जाए, क्योंकि किस तरीके से एक जो किसान है उसके लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि जो कानून अधिकार है उसका कैसे वो उसको मिल सकता है और क्या क्या अधिकार हैं, पहले तो ये जानना है। और जितना निर्धारित मूल्य है जो किसान को मिलना है, अगर खरीदने वाला समय से नहीं देता है तो लीगल प्रावधान किए गए हैं जिसमें 150% तक की अर्थदंड की व्यवस्था जो खरीदार है उसके ऊपर की गई है। और अगर उसका मतलब यह है कि अगर 100 रुपया किसान को मिलना था और उसको स्पॉन्सर ने पैसा समय से नहीं दिया तो 250 रुपये तक की वसूली उस स्पॉन्सर से, उस खरीदार से हो सकती है जी। इस पूरे एक्ट के अंतर्गत अवधारणा ये है, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि किसान को अधिक से अधिक लाभ हो और किसान ऐसी फसल उगा सके जिसकी बाज़ार में ज़्यादा कीमत है, जिसकी निर्यात होने की संभावनाएं हैं, और वो निर्यात से जो लाभ होना है बिना किसी बिचौलिए के जो खरीदार है वो सीधा किसान को दे, किसान को लाभ ज़्यादा हो और किसान की जो खेती से आमदनी है वो बढ़े और किसान भी उद्यमी की तरह, एक व्यवसायी की तरह अपना निर्णय कर सके, जिस फसल को पहले से मांग है उसी को उगाए
और उसको अच्छी कीमत पर बेच सके। तो ये एक्ट पूरी तरह से किसानों के लिए लाभकारी है, खासकर जो छोटे किसान हैं, जो संगठित होने में जिनको कठिनाई होती है, जिनको बाज़ार में फसल ले जाने में कठिनाई होती है, जिनको नई तकनीक लेने में कठिनाई होती है, उनको इसका बहुत अधिक लाभ इस एक्ट के आने से होगा। जी बिल्कुल। साथ ही यहाँ डॉक्टर सुरेश आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जैसा कि विवेक जी ने भी अभी कहा कि ना सिर्फ जो बिचौलिए हैं उनकी भूमिका को हम लगातार खत्म करने की कोशिश करें जिससे शुद्ध लाभ एक किसान को मिल सके, उस तक उसका जो हक है वो उसे मिल पाए। लेकिन जब हम बात करते हैं कि कैसे जो आर्थिक दंड उन पर रखा गया है, अगर एक जो डर किसान के जहन में था कि कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट को ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा या हमें कम मिलेगा, तो वहाँ पर एक हम मान सकते हैं कि आर्थिक तौर पर एक दंड का प्रावधान रखा गया है। तो क्या इसके ज़रिए जो किसान हैं और हम मान सकते हैं ज़्यादा उनका विश्वास इस तरफ बढ़ेगा, क्योंकि अब एक डर का हम मान सकते हैं आशंका किसान के जहन में है। बिल्कुल, ये तो बात सही है कि जब कोई कानून होता है तो कानून जब है उस और किसानों को या बाकी जो जिसके ऊपर वो लागू होता है उसको पता है कि ये कानून है जी। और ये कानून मेरे हित को ऐसे ऐसे जो है उसकी सुरक्षा करता है, तो एक कॉन्फिडेंस उसमें आता है कि अगर मेरे साथ कोई ऐसी चीज़ हुई, टाइम से अगर मुझे पेमेंट नहीं हुआ या प्राइस जितना उन्होंने कहा था उतना प्राइस उन्होंने नहीं दिया या मेरी पूरी फसल का जितना उत्पाद है उन्होंने नहीं खरीदा, तो उसमें जो प्रॉब्लम है, तो एक तो पहले इंडस्ट्री डरेगी कि अगर इसको हम ठीक से ट्रीट नहीं करेंगे तो अगले साल ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दूसरा ये है कि उनको पता है कि इस तरह के प्राविधान जो है कानून में है कि इसमें अगर जो भी एग्रीमेंट है उसमें जरा भी डेविएशन करते हैं और उसका नुकसान किसान को होता है, तो उसको जो है अपना जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जिसको हम बोलते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसमें कर सकते हैं। और वहाँ पे क्योंकि किसान संगठित भी हो सकते हैं, जैसे जैसे उनको जानकारी बढ़ेगी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो वो थोड़ा उनको बेहतर जानकारी होगी और वो नेगोशिएट कर सकते हैं जी वहाँ पे जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बोर्ड बनेगा या उसके बाद में जो वहाँ पे एक पारदर्शिता प्रणाली में नजर आती है। एक तरह से उनको एक कॉन्फिडेंस ही आ जाता है कि अगर किसी स्तर पर मेरे साथ में कोई प्रॉब्लम हुई या डिले पेमेंट हुआ, बहुत बड़ी समस्या है, हो सकता है एक आशंका वो भी हो जैसे शुगर केन में बार बार होता है डिलेड पेमेंट हो गया, तो इसमें प्रावधान किया गया उसी को देखते हुए कि अगर आपने डिलेड पेमेंट किया फार्मर को तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा और इंटरेस्ट नहीं हो बहुत ज्यादा उसको इंडस्ट्री को किसानों को देना पड़ेगा। तो सभी तरह से कानून का मतलब यही है और बहुत दिनों से यही कहा जा रहा था कि ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है और आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ेगी, तो इसलिए इसको एक कानून इसके लिए देना बहुत जरूरी है और उसी दिशा में सरकार ने प्रयास किया है। जी बिल्कुल, ये प्रयास जो है फलीभूत होते हुए नजर आ रहे हैं और अब इस पे काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक किसान इस बात को नहीं समझेंगे तब तक शायद आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लगातार अलग अलग माध्यम से हम कह सकते हैं जानकारी पहुंचाई गई। खुद प्रधानमंत्री ने जो हमारे देश के अन्नदाता हैं उनको संबोधित करते हुए कहा कि MSP की बात भी कई बार उठी, लेकिन डॉक्टर सुरेश अगर देखा जाए ना सिर्फ MSP बल्कि जो किसान की उपज है वो और ज़्यादा करें, इन सब के ज़रिए जो आमदनी दोगुनी करने का एक लक्ष्य है उस लक्ष्य की तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं, उसमें सभी तरह से जो सारे पहलू हैं आमदनी को बढ़ाने के लिए उस पर सब पे जोर है। उसमें जोर है जो उत्पादकता है कृषि की उसको बढ़ाएं, उसकी लागत है किसान की उसको कम करें, उसके बाद जो ये एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई, एग्रीगेशन की बात की, बेटर प्राइस की बात की गई, ओपनिंग ऑफ द मार्केट की बात की गई है। तो ये सारी फैसिलिटी जो सारे स्टेप्स हैं एक एक करके ये सरकार ने उठाए हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है जब कोई उस पर हम बात करते हैं तो एक ही बिंदु को लेकर उस पर अलग अलग तरीके से हम बात करने लगते हैं, थोड़ा सा उसमें वो होती है। लेकिन इसको हम अगर टोटालिटी में देखें तो टोटाली में उसको देखा जाए कि जो एग्रीकल्चर मार्केट है, जो बाजार व्यवस्था है, उसके सारे पहलुओं पे ध्यान दिया गया है, उसको बेहतर करने की कोशिश की गई है। और वो सारा बेहतर करने का मतलब यही है कि किसानों को उत्पादकता तो पहले होती थी, लेकिन उसमें क्या होता था कि बहुत ज़्यादा अगर उत्पाद हो गया तो बाजार में उसका भाव कम हो जाता था। लेकिन कोशिश ये है कि हम उसकी लागत कम करें, उत्पादकता बढ़ाएं,
और बाजार व्यवस्था भी हम ठीक करें, जिससे जी। किसानों की आमदनी पे उसका सीधा प्रभाव पड़े, और डाइवर्सिफिकेशन करें। जी। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि हम वही उगाएं जो बाजार में बिकेगा, यानी जिसकी बाजार के मांग है, अनुरूप। और जी। जिससे किसानों को आमदनी ज्यादा होगी। जी बिल्कुल, इस दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा कि बाजार के अनुरूप किस तरीके से जिस उत्पाद की हम मांग कह सकते हैं ज़्यादा निकलती आ रही है, जिस फसल की आपको लगता है मांग ज़्यादा निकल रही है, उसका ही अगर हम कह सकते हैं ना सिर्फ खेती की जाए, पारंपरिक फसलों से हट के भी कई विकल्प अब किसानों के सामने होंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से पूरी मदद जो है किसानों की जा रही है, और एक तरीके से जो किसान हित हैं उनको भी अब हम कह सकते हैं पूरी तरीके से सुरक्षित किया गया है इन कृषि कानूनों के जरिए। आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा, हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं हाल ही में जो कृषि कानून बने हैं उसके बारे में, और ख़ासतौर से एग्रीकल्चर एग्रीमेंट एक्ट की अगर बात की जाए, यानी जब समझौते पर हम खेती करने की बात करते हैं उसके लिए अब कानून हमारे पास है। लेकिन किस तरीके से जो कानून है इसमें सरलीकरण की अगर बात की जाए, क्योंकि अगर किसान सही से समझेगा तो और ज़्यादा हम कह सकते हैं विश्वास उनका यहाँ झलकेगा। विवेक जी, इस बारे में आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि एक किसान को समझाना हम कह सकते हैं चुनौतीपूर्ण तो नहीं, लेकिन सरल भाषा में जितना हम उनको बता देंगे वो ज़्यादा अच्छा होता है। किस तरीके से जो किसान है इसको और बेहतर ढंग से समझ सकेंगे, और क्या कुछ इसमें किया गया है जो उसको सरल करने की प्रक्रिया की गई है, पारदर्शिता इसमें लाई गई है, इस बारे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। जो नया अधिनियम बना है फार्मिंग एग्रीमेंट्स में, फार्मिंग एग्रीमेंट्स के लिए, उसमें 3-4 बड़े प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। पहला तो ये कि गाइडलाइंस में लिखा गया है कि जो ये एग्रीमेंट्स होंगे वो किसान की स्थानीय भाषा में होंगे। अगर पंजाब का किसान है तो पंजाबी में होगा, अगर तमिलनाडु का किसान है तो तमिल में होगा, अगर आंध्र प्रदेश का किसान है तो तेलुगु में होगा, ताकि स्थानीय भाषा का एग्रीमेंट हो जिसको किसान अच्छे से समझ सके और समझ के ही उसको एग्रीमेंट को साइन कर सके। एग्रीमेंट लिखित होना चाहिए ताकि लिखित एग्रीमेंट को एनफोर्स कर सकें और किसान अपने हकों के लिए अपने मांग ले सके और उसके हकों की सुरक्षा हो सके। फिर इस एग्रीमेंट में अगर राज्य सरकारें चाहती हैं तो ई रजिस्ट्रेशन की सुविधा बना सकती हैं। वो किसान भी उस ई रजिस्ट्रेशन की सुविधा में अपने एग्रीमेंट को अपलोड कर सकता है, और जो खरीदार स्पॉन्सर है वो भी इन एग्रीमेंट्स को उन ई रजिस्ट्रेशन की सुविधा में अपलोड कर सकता है। इसमें कोई ज़्यादा कानूनी प्रक्रिया नहीं है। 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे किसान
एग्रीमेंट बनवा सकता है कंपनी से। उसकी सभी जो शर्तें हैं उसको समझाइश देने की और उसको पूरी तरह समझाने की प्रक्रिया उस एक्ट के अंतर्गत गाइडलाइंस बनाई गई हैं, उसमें दी गई है। मॉडल एग्रीमेंट्स भी भारत सरकार बना रही है। एक एग्रीमेंट ऑलरेडी बन के जो भारत सरकार का पोर्टल है एग्री कूप करके, उस पोर्टल पे चढ़ा दिया गया है। केले के सारे दिशा निर्देश जो हैं अन्य फसलों के एग्रीमेंट्स के लिए भी मॉडल एग्रीमेंट्स बनाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल विवेक जी, जैसा आपने कहा कि अन्य फसलों के लिए भी जो मॉडल हैं वो हमारे पास हैं, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। विवेक जी हमें बता रहे थे किस तरीके से और ज़्यादा सरल किया गया है। फिर चाहे डॉक्टर सुरेश स्थानीय भाषा की हम बात करें या जो एक विकल्प यहाँ सुझाया गया ई रजिस्ट्रेशन का, राज्य सरकारें अगर ऐसा करती हैं तो हम कहते हैं डरने की तो फिर शायद बात ही नहीं है किसान के लिए। देखिए ऐसा ये है जो इसको कोई भी मार्केट हो उसको जितना आप खुला करेंगे, लेकिन उसके ऊपर अच्छी बात है वो होना चाहिए जिससे सभी लोग उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं वो आराम से पार्टिसिपेट करें जी। तो लेकिन उसके साथ में उस बाजार व्यवस्था के ऊपर एक नज़र होनी चाहिए रेगुलेटर की। वो ज़्यादातर केसेस में सरकार होती है जी, निगरानी के लिए कि वो जो हमने जिस पर्पज़ के लिए बनाया था इसमें जो प्रोविजंस थे उनका अनुपालन हो रहा है या उसमें कोई वो चीज़ें हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये एक प्रोसेस जो एक तरह से ये दिया गया है प्रोविज़न कि जो भी पार्टिसिपेट करता है अगर उसका रजिस्ट्रेशन हो तो उससे पता चल जाएगा कि ये एजेंसीज हैं ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस कमोडिटी के लिए कर रहे हैं, किस रीजन में कर रहे हैं और किस तरह का इनका एग्रीमेंट है। यानी बेहतर मॉनिटरिंग के लिए वो बहुत जरूरी है कि अगर एकदम से पूरा खुला छोड़ देंगे, उसको आप मॉनिटर नहीं करेगा तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि किसान वहां पे एक तरह से उसको काउंटर बैलेंस करते हैं, लेकिन अगर है भी उसके साथ में वहां पे मॉनिटरिंग करती है जो होना चाहिए तो अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। लापरवाही नहीं होगी, लेकिन राज्य सरकारें करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए कृषि एक ऐसा विषय है जहां पे केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों मिलके काम करती हैं और काम करना भी चाहिए, तभी वो बेहतर जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी इस तरह के रिफॉर्म हैं उनको सही ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये मॉनिटरिंग वाला काम जो है ना, ये केंद्र सरकार को थोड़ा हो सकता है उसमें वहां तक करने में, ओवरऑल तो करेंगे लेकिन छोटे छोटे केसेस को देखने के लिए उसमें क्या है, तो वो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था एक अपने आप में बड़ी अच्छी व्यवस्था है और उसका इस्तेमाल करें। उसके बाद में जैसे सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसको समझेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो सुचारू रूप से व्यवस्था चलेगी और सभी के लिए वो हितकारी होगी। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ क्योंकि आज के समय में हम बात करते हैं स्मार्ट फार्मिंग की, स्मार्ट फार्मर की, और क्या इन दोनों को अगर देखा जाए तो जो मार्केट इंटेलिजेंस है हम कह रहे हैं उस तरफ अब हमारा किसान आगे बढ़ रहा है अपने फायदे के लिए, और जिससे आत्मनिर्भरता तो आए ही ना सिर्फ कृषि में बल्कि देश भी आत्मनिर्भर हो सके। बिल्कुल, ये तो आपने थोड़ा अच्छा सवाल है लेकिन बड़ा सवाल है। मैं इसलिए कहूँगा बड़ा सवाल इसलिए है कि आजकल जो मार्केटिंग की जो व्यवस्था है, जो मार्केट्स हैं उसमें एक तरह से हम अगर जहाँ एक्सपोर्ट कमोडिटी है तो उसमें अलग नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है तो उसकी सब तरीके से जानकारी सरकारें रखती हैं, ट्रेडर्स रखते हैं, बिजनेस वाले रखते हैं। तो इसको जो मार्केट इंटेलिजेंस ये ही है कि जो मार्केट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कैसे एकत्रित करें, उस जानकारी को हम कैसे इस्तेमाल करें, किस किसानों को बताएं कि किस तरह की बाजार व्यवस्था इस बार होने वाली है, अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से क्या उसका सिनेरियो है, किस तरह का प्रोडक्शन है, उसकी स्थिति क्या है, कहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है, कहाँ पे प्रोडक्शन कम हुआ है, कहाँ पे वो कौन हमारे एक्सपोर्ट में कंपटीटर हैं। ये बहुत बड़ा एक तरह से एरिया है जिसकी इंफॉर्मेशन लगातार एक तरह से कलेक्ट होनी चाहिए, उसको इसका इस्तेमाल होना चाहिए और उसको थोड़ा और सिंथेसिस करके, एनालिसिस करके सरकार को और किसानों को, बाकी लोग जो भी उसमें इंटरेस्टेड हैं उसको मुहैया करें उस तरह की जानकारी, तो अपने आप में ये बाजार व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाएगी। क्योंकि जिसके पास में जानकारी है वो ही बाजार को कंट्रोल करता है। तो इसलिए जरूरी है कि सभी, खास तौर से किसानों के पास में ये बाजार व्यवस्था की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे होकर बाजार में अपने को नेगोशिएट कर सकें। और आने वाले समय में इन चीजों में सभी देश करते हैं, बाकी
यूएसए करता है, काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, ऑस्ट्रेलिया करता है, यूरोपियन कंट्रीज हैं वो करते हैं उनका, लेकिन पर्पज़ यही है कि हम कैसे जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें कैसे अपने को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में इस्टेब्लिश करें, कैसे उसका एडवांटेज लें। तो हमारे देश में भी ये काम शुरू हो गया है, लेकिन इसको बड़े पैमाने पे एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर हमको इसको ले जाना है और इसमें सारी इंफॉर्मेशन चाहे कहीं से भी मिले उसका इस्तेमाल करके हम सरकार को बताएं और किसानों को बताएं कि इस तरह की जो इस तरह का बाजार है या प्राइस है ये होने वाले हैं। इसमें अगर हम समझते हैं कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो या कोई फ्लक्चुएशंस होने वाले हैं उस तरह, उसको कैसे हम उसको शुरू में ही उसको समझ लें और उसको कैसे एड्रेस करें, मैं समझता हूँ अपने आप में सरकार का एक बड़ा इंटरवेंशन होगा और इस दिशा में प्रयास चल रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए ना सिर्फ कृषि क्षेत्र का विकास और विस्तार हो सके बल्कि जो अन्नदाता हैं और भी ज़्यादा सशक्त हों, मजबूत उनकी आर्थिक स्थिति हो सके। फिलहाल डॉक्टर सुरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो यहाँ आज आपने जाना ना सिर्फ हमारे जो कृषि कानून हैं उनके बारे में, अब चलिए आपको जल्दी से जो कल का विषय रहेगा उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। कल खासतौर से हम बात करेंगे पपीते की खेती को लेकर भी। अगर आप इसकी खेती करते हैं, देखभाल आपको कैसे करनी है। इसके साथ ही अगर बात की जाए हमारे दूसरे विषय की, पपीते की खेती की देखभाल आपने जाना। संरक्षित खेती के साथ साथ ज़रूरी संरक्षण खेती में गेहूं की बुआई के लिए जो यंत्र अब हमारे पास हैं, कौन से वो यंत्र हैं, इसके बारे में कल आपको हम जानकारी देंगे। साथ ही आप अगर कुछ और सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इस पर आप अपना ईमेल हमें लिख के भेज सकते हैं। साथ ही फेसबुक के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाकर आपको हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान और यहाँ अपना सवाल सुझाव आप लिख कर छोड़ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण साथ ही एक और विकल्प आप सभी के लिए, आप दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए। ये नंबर है 1800113060। इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। तो आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कृषि की उन्नत तरीकों की खोज, लाभकारी कृषि तकनीक से जुड़े शोध, लागत से दोगुना लाभ पा रहे किसानों की सलाह, युवा किसानों की भागीदारी से बदलते नए भारत की तस्वीर। देखें डीडी किसान पर ग्रामीण शोधशालाएं 21 अगस्त से हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आज मैं आपको लेकर चलूंगी भारत के मसालों की चटपटी दुनिया में। ये वो दुनिया है जिसने सदियों से या यूं कहें सदा से विश्व की कई संस्कृतियों को अपनी ओर खींचा है। मसाले के तमाम पहलुओं पर एक विशेष कार्यक्रम मसाला इंडिया, हर रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे।
विविधताओं का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपराओं की बुनियाद। इनसे बन रही है नई पहचान। देखिए कार्यक्रम ये है मेरा इंडिया, एक यात्रा कामयाबी की। शनिवार और रविवार सुबह 9:30 पर।